morning, class 6th. So how are you doing? So yesterday we have finished with our chapter number 19, that was sentence and its parts, right? We have done that, chapter number 19, sentence and its part. So now we come to the next lesson, that is chapter number 20, that is phrases and clauses. Phrases and clauses. So what is phrases and clauses? I think it's a new thing for you. Have you read it about this in your 5th class? So have you read about it? What are phrases? Phrase क्या होता है बच्चे? आपने सुना है कभी इसके बारे में? What is phrase? Phrase, you know sentence. What is a sentence? Sentence को हम बोलते हैं हिंदी में वाक्य, right? तो एक होता है सेंटेंस जो पूरा वाक्य हो गया, फुल सेंटेंस, इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग, राइट? नाउ वन इज फ्रेज एंड वन इज क्लॉज. सो व्हाट आर फ्रेजेस एंड व्हाट आर क्लॉजेस? फ्रेज इज नोन एज अ, राइट डाउन, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इट कैनॉट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग. बट इट कैनॉट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग, right? It is a group of word. Sentence is also a group of word, but it gives you a complete meaning when it is arranged in a proper manner, right? Suppose मैं ऐसे लिख देती हूँ, car, this, so is it a sentence? Is it a sentence? Car, this is a, no. But if when I will write it, this is a car, so we have arranged the words properly, so it becomes a complete meaningful sentence when the words are arranged. Now similarly, take the word a. Now what is this? ACR. कुछ बन रहा है बच्चे? नहीं बन रहा ना. अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये बन गया. तो सिमिलरली इनके साथ भी यही मीनिंग है कि जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस आर नोन एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट डज नॉट गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट होता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन, because it does not contain a subject or a predicate. Means subject verb का combination इसमें नहीं होता है. Subject and predicate. तो इसीलिए ना तो इसमें सब्जेक्ट होता है, इट डज नॉट इंक्लूड, और ना ही इसमें प्रेडिकेट होता है. मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दैट्स इट, जिनका आपको वो थोड़ी सी मीनिंग दे सकता है. इट कैन गिव यू अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग. इट कैन गिव यू अ पार्टली मीनिंग, आधा मतलब निकलेगा उसका. मीन्स वो आपको इनकम्प्लीट लगेगा. क्यों? क्योंकि उसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही उसमें कोई प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? मीन्स अबाउट whom वी आर टॉकिंग अबाउट. सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द, जो भी बाकी का हिस्सा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं.
तो अब नाउ टेक द एग्जाम्पल, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल एक सेंटेंस है, हम फुटबॉल खेलते हैं, राइट। अब मैं इसके साथ लगा दूं इन द इवनिंग, मैंने इसके साथ ये लगा दिया, तो ये एक कंप्लीट आपको एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। पहले क्या था, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। अब इसके साथ मैंने ये लगा दिया इन द इवनिंग, हम शाम में फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग निकल आया इसको ऐड करने के बाद। तो जो ये है, ये हमारा इसमें क्या है, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, प्ले हो गया हमारा वर्ब, और बाकी का जो ये पार्ट है ये हमारा पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। तो मीन्स जो हमारा ये वाला पार्ट है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है छोटा सा, वी प्ले फुटबॉल कंप्लीट मीनिंग। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ये क्या है हमारा फ्रेज, इन द इवनिंग, शाम में। तो व्हेन आई विल से इन द इवनिंग यू विल से व्हाट, so you have to add something, I play in the evening or I eat in the evening, I go out in the evening. So I go out will be the sentence, and this part which gives you a incomplete meaning because it is joined with one or two or three words. It is a group of word but it does not give you any meaning and it does not contain any subject or verb. इसमें ना तो कोई subject होगा ना ही कोई verb होगा, वो जो पार्ट है सेंटेंस में वो फ्रेज कहलाता है। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, पियन ऑफ आवर स्कूल, द, अब डिटर्मिनर तो लगेगा ही साथ में, द पियन ऑफ आवर स्कूल, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, द पियन ऑफ आवर स्कूल, राइट। इसके बाद इज ऑन लीव, अब ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज, द पियन ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का पियन। somebody ask you who is this, so you will tell the pian of our school। ये कंप्लीट सेंटेंस आपको मीनिंग दे रहा है, बट अगर आपने इसके साथ लगा दिया ऑन द लीव तो इसका एक डिफरेंट मीनिंग बन गया, द पियन ऑफ आवर स्कूल इज ऑन लीव, एक डिफरेंट मीनिंग और एक कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस ये भी है बट इसके साथ जुड़ने के बाद ये एक कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग वाला सेंटेंस बन गया, इट इज गिविंग यू अ डिफरेंट मीनिंग। So this part is on leave will be the phrase. I am studying English. I am studying English. This is one sentence. I am studying English. Now if I add something with this, at this moment. So this is our phrase. It will give you a different meaning. I am studying English at this moment. मैं अभी इस moment पे English पढ़ रहा हूँ. So the part which does not contain a subject or a verb is called a phrase. It is a part of a sentence, but it is a part of sentence. It is a group of word, 1, 2, 3 या 4 words का होता है ये, जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, वो जो पार्ट होता है उसको हम फ्रेज कहते हैं। हिंदी में आपको मालूम है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य, ठीक है। और जो फ्रेज है हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज को हम बोलते हैं वाक्यांश, मीन्स वाक्य का अंश, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य। सो व्हाट वी से, दिस उपवाक्य। और जो वाक्य है ये वाक्य के दोनों ये पार्ट्स हैं, वाक्यांश और उपवाक्य, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जो क्लॉजेस होते हैं वो उनमें एक सब्जेक्ट भी होता है, उनमें वर्ब भी होता है, बस डिफरेंस इन दोनों में यही है। This is a part of a
sentence. This is also a part of a sentence. It is a group of word. This is also a group of word. Both are group of words. But phrase does not contain a subject or a verb. But clause contains a subject as well as the verb. Means it is a in it there is a combination of subject verb. Clear? So now we come to exercise number 1, page number 116. Exercise 1, page 116. In each of the following sentences, underline the phrases and follow the example. The sun rises. The sun rises. एक आपको मीनिंग दे रहा है ये, सनराइज करता है इन द ईस्ट. डिफरेंट मीनिंग हो गया. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन ईस्ट में राइज होता है. तो इन द जो ईस्ट है, इन द ईस्ट, दैट इज अ फ्रेज पार्ट. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस, मॉम गोज फॉर जॉगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग. एक सेंटेंस है मॉम गोज फॉर जॉगिंग. ये कंप्लीट हो गया. तो फ्रेज क्या हुआ? अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज द फ्रेज पार्ट. फर्स्ट सेंटेंस को अंडरलाइन कर दो. दिस पार्ट को यू अंडरलाइन दिस पार्ट बिकॉज दिस इज द फ्रेज पार्ट. दे प्ले इन द प्लेग्राउंड. दे प्ले in the playground after school. That's it. No, not after school. In the playground. They play एक सेंस बना रहा है आफ्टर स्कूल. They play after school in the playground. But they play in the playground after school भी ठीक है. After school. Third, smoke comes continuously from the factory chimney. Smoke comes continuously from the factory chimney. तो इसमें फ्रेज क्या है? Smoke comes continuously from the factory chimney. तो हमारा जो फ्रेज है वो पीछे का है. लास्ट पार्ट, from the factory chimney. Smoke comes continuously. एक सेंटेंस हो गया. From the factory chimney. Fourth, Miss Sanika laid the dinner. Miss Sanika laid the dinner. One sentence. On the dining table. On the dining table. Fifth, there is a TV cabinet. There is a TV cabinet in the corner of the hall. In the corner. So, in the corner जो है हमारा वो एक फ्रेज हो गया. There is a TV cabinet in the corner of the hall. ये पूरा हमारा फ्रेज हो गया. इन द कॉर्नर ऑफ द हॉल. आई लुक अप टू माई अंकल. आई लुक अप. आई लुक अप. मैंने ऊपर देखा. टू माई अंकल. आई लुक अप टू. अप टू. ओनली दिस इज द फ्रेज. अप टू. आई लुक मैं देखता हूं. अप टू हमारा फ्रेज हो गया. अप टू किसकी तरफ? नॉट माई अंकल. माई अंकल नहीं आएगा. ओनली अप टू आएगा. शी वॉन्टेड टू लाई डाउन. शी वॉन्टेड टू लाई डाउन. लेटना चाहती है. ऑन द बेड. ऑन द बेड
for a while. So this part is the phrase. Dad regularly sprays insecticide. Dad regularly sprays insecticide to keep off the kitchen. To keep आ जाएगा और off the kitchen. या हम पूरा भी लिख सकते हैं, टू कीप ऑफ द कॉकरोचेस भी लिख सकते हैं. आपको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है. कॉकरोचेस, टू कीप कॉकरोचेस ऑफ द किचन. So one sentence is dad regularly sprays insecticide. It gives you a complete meaning. But if we add this thing to it, अगर हमने साथ में phrase लगा दिया तो different meaning हो जाता है कि dad sprays insecticide regularly to keep cockroaches off the kitchen. ये एक different meaning दे देगा पूरा. We go by the museum every day. We go by the museum every day. By the museum we go. एक छोटा सा सेंटेंस बन गया, हम जाते हैं, हम जा रहे हैं. या we go by the museum every day. By the, तो जो हमारा मेन फ्रेज है वो है by the, साथ में ये लग गया, प्रेडिकेट है ये, तो ये साथ ही आ जाएगा इसके. Why did she give away all her books? Why did she give away? Why did she give away all of her books? तो इसमें फ्रेज है give away. Mind this thing. Give away. ये हमारा फ्रेज है इसमें. Why did she give away all of her books? ठीक है, हमारा जो फ्रेज है वो इसमें ये है. Give away all her books. Now phrase can be changed into a sentence. जो phrase होता है बच्चे वो हम सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. अब ये हमने फ्रेजेस निकाले हैं, अगर हम इनके साथ कुछ लगा दें साथ में पहले या बाद में तो ये एक डिफरेंट मीनिंग देगा. ठीक है ना, जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में देखा. सो फ्रेज कैन बी चेंज इनटू अ सेंटेंस इफ वी ऐड अ सूटेबल सब्जेक्ट और अ वर्ब टू इट. तो अगर हम उसमें सूटेबल सब्जेक्ट या वर्ब लगा दें इनमें तो एक ही कंप्लीट डिफरेंट और कंप्लीट मीनिंग देगा. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, तो अब हमने ये लगा दिया विदाउट सेइंग गुड बाय. अब ये फ्रेज है हमारा विदाउट सेइंग गुड बाय. इसके आगे हम कुछ लगा दें शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय. पहले हमने सिर्फ फ्रेज यूज किया विदाउट सेइंग गुड बाय, बिना गुड बाय कहे, सिर्फ ये, तो कोई मीनिंग नहीं बना. अगर हमने इसके साथ ऐड कर दिया शी लेफ्ट, वो चली गई बिना गुड बाय कहे, तो एक अलग मीनिंग बना इसका, एक डिफरेंट सेंटेंस बना मीनिंग के साथ. उसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था अगर हम अकेला ये बोले विदाउट सेइंग गुड बाय. सो इट इज नॉट गिविंग यू द मीनिंग. विदाउट सेइंग गुड बाय व्हाट, शी लेफ्ट, वो चली गई बिना गुड बाय कहे. तो अब आपको एक बात पूरी समझ में आई कि क्या वो कहना चाह रहा है. नाउ टेक द एग्जाम्पल. At the last moment, Aruna joined us at the last moment. So similarly, at the last moment से आगे हमने एक सब्जेक्ट लगा दिया. Aruna joined us at the last moment. अरुणा ने हमें लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किया, तो एक डिफरेंट मीनिंग बन गया और एक डिफरेंट सेंटेंस भी बन गया.
इन द मॉर्निंग। अब आप इसके सामने क्या लगाएंगे कि ये पूरा सेंटेंस बन जाए? इन द मॉर्निंग। यू कैन राइट डाउन वी विल लीव इन द मॉर्निंग। तो ये जो वी विल लीव जो आया, या वी विल लीव, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं इन द मॉर्निंग, या आप पास्ट टेंस में भी कुछ लिख सकते हैं। लाइक आई पेंटेड इन द मॉर्निंग, मैंने पेंट किया, कब किया था? इन द मॉर्निंग। और फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस इन द मॉर्निंग, आई एट ऑमलेट इन द मॉर्निंग। So likewise you can add the subject to give a complete and a different meaning to that phrase. So now we come to exercise number 2. There we have to add the suitable subjects. Now in this exercise, supply suitable subjects and verbs to the phrases. So here you have been given some phrases and you have to do this exercise in your notebooks. ये आप अपनी notebooks में कर लीजिए। और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। Write down the definition of phrases and whatever lessons we have covered previously. So all of you might be doing that. I want to see all those chapters of grammar as well as the reader. Reader आपको unit number 4, 5 and 6 आएगा एग्जाम्स में। तो उसके सभी लेसन्स, सब कुछ जो भी whatever work I have made you do in that notebooks, extra राइटिंग स्किल्स जो मैंने आपको करवाए हैं, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग्स विद द क्वेश्चन आंसर्स. So you have to complete your notebook with unit number 4, 5 and 6. That will come into your essay too. And the grammar part which we are doing, all the lessons. So we have already done in the 6th, we have started from adjectives. We have started from adjectives. Lesson number 9, 10, 11. Then we have done preposition. 16 we have done, 17 we have done, 18 done, 19 done, and today we are on 20. So now lesson number 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32. There are so many, still there are so many to be left. So synonyms and antonyms तो आपको learn करने हैं, वो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा. लाइकवाइज idioms and proverbs, phrasal verbs भी आपको समझा दूंगी, वो आपको लर्न ही करने हैं. proverbs भी आपको लर्न करने हैं और कुछ नहीं, उसमें समझा दूंगी थोड़ा सा. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा समझाने के बाद you have to learn it by yourself. So the main topics which are left is lesson number 20 we are doing, 21, 22, 23 तो टेंसेस मैं आपको पहले ही वीडियोस बना के भेज चुकी हूँ दिसंबर में. सो 23 इज ऑलरेडी डन. 24, 25, 26 are the main. 6 lessons are main and 6 others are also left which you have to learn it. I will explain you the meaning and rest part you have to do it yourself. So now we come to exercise number 2 and that you have to do in your notebooks. Exercise number 2, page number 117. So here they have given you the phrases and you have to form the sentences. You have to supply suitable subjects and verbs to the phrases. In the morning. Now the first word is phrases in the morning. So उन्होंने फर्स्ट तो आपके लिए बना ही दिया है. ग्रैंडफादर ऑलवेज गेट्स अप इन द मॉर्निंग, या आप लिख सकते हैं आई गो फॉर अ जॉगिंग इन द मॉर्निंग. सो यू कैन राइट दैट. ये तो डन है. नेक्स्ट है इन द मिडल ऑफ. नाउ इन द मिडल ऑफ आई, आप कुछ भी बनाइए, और आइदर यू राइट समबडीज नेम इन द मिडल. I left the meet. I was standing in the middle of the street. ये भी लिख सकते हैं, मैं स्ट्रीट के बिल्कुल बीच में खड़ा था, या in the middle of something, in the middle of the day. It can be in the middle of the day. Yeah. I met my friend in the middle of the
in the middle of two people. You can simply make a sentence. I stood in the middle of two old people. Or I stood in the middle of two ladies. In the middle of two ladies, no. I stood in the middle of. So first of all we will do other sentences, then I will make one for you. In the middle of. You also try to do in the middle of. Or we can write it like that. Our teacher left the class in the middle of. Our teacher left in the middle of the period. Yes. Our teacher left the class in the middle of the पीरियड. जो हमारा टीचर है वो कब छोड़ गया हमें? इन द मिडल ऑफ. तो हमारा ये था फ्रेज, तो हमने फ्रेज यूज कर लिया इन द मिडल ऑफ द पीरियड. नाउ द नेक्स्ट वन इज बियर विद. बियर विद मीन्स बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट. बियर विद मी अ लिटिल लॉन्गर. बियर विद मी a little. Bear with me a little longer. तो हमने ये bear with phrase बना लिया. थर्ड वन, do this in your notebooks. ये आपने notebooks में करना है. ये लिखिए आप. और जो phrase part है either उसको आप हल्का सा कलर कर दीजिए या underline कर दीजिए. So it should be clear that which one is the phrase and you have added the subjects and verb to it. Then the during the. I couldn't sleep during the night. I couldn't sleep during the night. Next one is look after. Please look after my dog when I am outside. So I have added a subject to it also as well as the verb also. Break into. The thief break into our house last night. The thief break into our house last night. Sixth one is for 5 days. For 5 days. She was on leave for 5 days, or she is not doing well for 5 days, or I am going on a vacation for 5 days. So you can write it anything, or you can use any name also. Rita was on leave for 5 days. Clear? Next is weekdays. The store is open on all weekdays. We can write this. Or
Not many places are open on weekdays, ये भी लिख सकते हैं. और this store is open for all weekdays. This store is open on all weekdays. So here weekdays is a phrase. Eighth is bring up. Bring up means कुछ लाना. Anisha, tomorrow bring up some fruits with the food. Or Anisha, you bring some extra. Bring up some extra food. Or simply you can just order Anisha, or you can write any other name. I am using Amisha. Bring up some food. Misha, bring up some food. As I am hungry. Bring up. 9th, put off. Put off the fire. Right? और किसी चीज़ को बंद कर देना, ऑफ कर देना. So put off the lights, put off the fan, put off the fire. Or my boss put off the meeting. My boss put off the meeting. My boss put off the meeting today. 10. By the end. Now by the end, इसमें हम क्या लगा सकते हैं? What key we can add? By the end of the day, we were very tired. By the end of the day, we were very tired. By the end of the day, we were very tired. 11th one is on foot. I come to school on foot. I come to school on foot. So like this, we have made the 11 and you have to write all the 12. So first one also, you write it in your notebooks. Grandfather always gets up in the morning. So you start from this sentence and write all the 11 more. So it will be total 12.